गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोगों का बालाजी कॉमर्स प्रोफेशनल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी का पार्ट 1 लेक्चर दिया था। बताया था कि अकाउंटेंसी का आविष्कार कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में लोग डिस्कस किए थे। और जैसे कि जो प्रॉब्लम ऑफ जो बार्टर सिस्टम थी, वस्तु विनिमय की जो प्रणालियाँ थी, उन प्रणालियों को समाप्त करने के लिए, मतलब उनकी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए मनी का आविष्कार होता है, मुद्रा का। मुद्रा का आविष्कार कहाँ से होता है? रोम की देवी जूनो थी, उनका उपनेम मोनेटा था, और मोनेटा से मनी का आविष्कार होता है। ठीक है, मोनेटा से मनी का आविष्कार होता है। तो जैसे ये मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जैसे मैंने बताया था कि सन 1494 में अकाउंटेंसी का आविष्कार होता है। कहाँ पर होता है? इटली के वेनिस नगर में। किसने किया था? लुकास पेसियोली ने। तो देखिए आविष्कार कैसे हुआ है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम जिसको बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ कमियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे। उस प्रॉब्लम को भाई बहुत तरह की समस्या थी कि प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज था, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफ़र था, प्रॉब्लम ऑफ रिजर्व था। 50 तरह की समस्याएं थी। उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए मुद्रा का आविष्कार होता है, मनी का। और जब मनी आ गई तो मनी ने सब प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया। जब मनी आई तो मनी ने प्रॉब्लम ख़त्म कर दिया। तो एक दूसरी समस्या आ गई, प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेशन, हिसाब की समस्या आई। तो फिर लोगों के सामने समस्या आई कि भाई कैसे ख़त्म किया जाए। तो हिसाब की समस्या के लिए लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का आविष्कार होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है कि अकाउंटेंसी का आविष्कार किसने किया था। मैंने बता दिया था आप लोगों को पहले, किसने किया था? लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली, ठीक है। कहाँ पे किया था? इटली के वेनिस नगर में। किस कंट्री में किया था? इटली, ठीक है। इटली कंट्री में क्या है? वेनिस नगर। और कब किया था उसने? सन 1494, ठीक है। ये आपको मैंने पहले बता दिया था। फिर मैंने डिस्कस किया था बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना था। इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना था, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। थोड़ा मैंने आपको हिंट किया भी था। तो जैसे पुस्तपालन क्या चीज़ होता है? तो पुस्तपालन का मतलब होता है पुस्तकों में हिसाब किताब रखने की कला का नाम ही क्या है? पुस्तपालन है। पुस्तकों में हिसाब किताब रखने की कला का नाम ही क्या है? पुस्तपालन है। मतलब मेंटेन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड इज नोन एज बुक कीपिंग। मेंटेन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड इज नोन एज बुक कीपिंग। या आप कह सकते हो बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ कीपिंग और मेंटेनिंग अकाउंट्स इन ए प्रेस्क्राइब्ड मैनर। बुककीपिंग इज द आर्ट ऑफ कीपिंग और मेंटेनिंग अकाउंट्स इन ए प्रेस्क्राइब्ड मैनर, ठीक है। जैसे अगर बुक कीपिंग की बात करें हम, भाई देखिए बुक कीपिंग की हिंदी होती है पुस्तपालन। पुस्तपालन दो शब्द से मिलकर बना है, पुस्त और पालन। पुस्त का मतलब होता है पुस्तक, पालन का अर्थ होता है रखना। लेकिन पुस्तक रखना कोई मीनिंग नहीं हुई। भाई जैसे मान लीजिए आप रामायण की किताब हो गई, बाइबल हो गई, कुरान हो गया, है कि नहीं, ये सब किताबें हैं, या आपकी बहुत सारी किताबें आप अलमारी में सजा देते हो, फूल माला दिखाते हो, अगरबत्ती दिखाते हो, तो ये पुस्तपालन नहीं है। पुस्तपालन का सीधा सा मतलब होता है जो हमारे लेखा शास्त्र, हमारे जो अकाउंट्स की जो किताबें हैं, उनको हम कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे उनको अपने रखते हैं, उसको मेंटेन करना ही क्या है? पुस्तपालन है। इसलिए कहा जाता है कि पुस्तकों में हिसाब किताब रखने की कला का नाम ही क्या है? पुस्तपालन है। कि मेंटेन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड इज नोन एज बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ कीपिंग और मेंटेनिंग अकाउंट्स इन ए प्रेस्क्राइब्ड मैनर। अब देखिए, अब मैं अकाउंट के बारे में बताता हूं आपको। खाता हम लोग किसको कहते हैं?
खाता का क्या मतलब होता है? जैसे जनरली आप लोगों से पूछा जाता है क्या पढ़ते हो, तो आप बताते हो हम अकाउंट पढ़ते हैं। टोटली आप रॉन्ग बोलते हो। आप एक अकाउंट नहीं पढ़ते, आप एक सिस्टम पढ़ते हो, अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र। अब अकाउंट क्या चीज़ होती है? अकाउंट का क्या मतलब होता है भाई? जैसे मान लीजिए कि हम कहीं किसी से कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई लेन देन कर रहे हैं, भाई हमने किसको कितना पैसा दिया, किससे कितना पैसा लिया, या मान लीजिए हम बैंक में खाता खोल रहे हैं अपना, बैंक हमें एक आईडी देती है, बैंक हमें एक आईडी देती है। आईडी किस रूप में देती है? बैंक में जो आईडी देती है वो आईडी एक एज ए कह सकते हो कि पासबुक के रूप में देती है। बैंक में जो एक आईडी देती है, आईडी एक पासबुक के रूप में देती है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि भाई हमने किस डेट को कितना पैसा जमा किया, किस डेट को कितना पैसा निकाला, ये सब जो पूरा डिटेल होता है वो पासबुक में मिलता है। तो एक तरह से क्या है कि अकाउंट क्या चीज़ होता है? हमारे जो लेन देन होते हैं उनको संक्षिप्त रूप में एक स्थान पर जिस पुस्तक में लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं खाता। मतलब लेन देनों को संक्षिप्त रूप में लिखना खाता कहलाता है। या आप कह सकते हो कि लेन देनों को संक्षिप्त रूप में जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसी को हम खाता कहते हैं। लेन देनों को संक्षिप्तीकरण को खाता कहा जाता है, या लेन देनों को संक्षिप्त रूप में जिस पुस्तक में लिखते हैं उसको खाता कहते हैं। मतलब दी समरी ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज अकाउंट। दी समरी ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज अकाउंट, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं अकाउंटिंग। तो जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन किसकी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और उसको हिंदी में कहते हैं लेखांकन या वित्तीय लेखांकन। लेखांकन क्या होता है भाई? व्यवसाय में ऐसे लेन देन, जैसे मैंने बात की व्यवसाय में ऐसे लेन देन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि दो तरह के हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ट्रांजेक्शन्स हमारे दो तरह के होते हैं, ठीक बेटा, दो तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक ट्रांजेक्शन्स हमारा होता है फाइनेंशियल, ठीक है, दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। फाइनेंशियल को हम बोलते हैं मॉनेटरी, और नॉन फाइनेंशियल को हम लोग बोलते हैं नॉन मॉनेटरी, ठीक भाई। फाइनेंशियल मॉनेटरी एंड नॉन फाइनेंशियल नॉन मॉनेटरी, ठीक है। तो मॉनेटरी क्या चीज होता है, नॉन मॉनेटरी क्या होता है? भाई ऐसे लेन देन जिनका वैल्यूएशन हम मुद्रा में करते हैं, पैसे में। जैसे भाई मान लीजिए मैंने 4 व्हीलर परचेज किया, मकान खरीदा, मशीन खरीदी, अकाउंट्स बुक खरीदे, है कि नहीं, बैंक में पैसा जमा किया, या कह सकते हैं कि मैंने सैलरी पेमेंट की। ये जितने भी हमारे काम हैं हमारे क्या है? मॉनेटरी है। नॉन मॉनेटरी मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए व्यवसाय है, व्यवसाय में लोग काम कर रहे हैं, आपस में कोई विवाद हो जाता है, या भाई कोई निकल गया, या आपस में कह सकते हैं हमने कहा कैशियर मैनेजर है, दोनों झगड़ा कर लिए, मैनेजर व्यापार छोड़ के चला गया, इसका नुकसान बिजनेस को होता है। तो कहने का मतलब हमारा कैसा ट्रांजेक्शन है? नॉन मॉनेटरी है। तो ध्यान रखिएगा जो ट्रांजेक्शन्स होता है दो तरह का होता है, फाइनेंशियल मॉनेटरी, नॉन फाइनेंशियल नॉन मॉनेटरी, जिसको आप कह सकते हो मौद्रिक और अमौद्रिक। तो व्यवसाय में बात ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय में जो बिजनेस होता है उस बिजनेस में इन दोनों ट्रांजेक्शन बोथ की स्टडी की जाती है, इन दोनों की स्टडी होती है, ठीक है। लेकिन जो ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होता है, जो फाइनेंशियल होता है, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? अकाउंटेंसी में। इसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं? अकाउंटेंसी में। आप लोग समझ रहे होंगे बेटा, इसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं? अकाउंटेंसी में करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जैसे कंप्यूटर खरीदा 50,000 का, 1 लाख की बिल्डिंग बनाई, है कि नहीं, 50,000 रुपया सैलरी दिया, तुम्हारे सब कैसे ट्रांजेक्शन है? ये फाइनेंशियल है, मॉनेटरी है। तो याद रखिएगा अकाउंटिंग में ही मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का वैल्यूएशन होता है। कहने का मतलब जहाँ लक्ष्मी जी वहाँ सरस्वती है, जहाँ पर पैसा होगा उसी का लेखा जोखा है। तो ध्यान दीजिएगा। तो बिजनेस में बोथ की स्टडी करते हैं, मतलब फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों इवेंट शामिल किए जाते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में केवल फाइनेंशियल इवेंट को शामिल किया जाता है अकाउंटेंसी में। अब क्वेश्चन करता हूं कि अकाउंटिंग क्या चीज होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, व्यवसाय में ऐसे लेन देन जो पूर्ण मौद्रिक हो या जो आंशिक मौद्रिक हो उनको मुद्रा के रूप में लिखना, एक नियम के आधार पर लिखना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन वर्गीकृत करना, जो एक नेचर के हैं उनको अलग अलग करना, क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकृत करना, एंड समराइजिंग और उनका संक्षिप्तीकरण,
संक्षिप्तीकरण करना, और लास्ट में क्या है, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण एवं निरीक्षण करना ही क्या है, लेखांकन है। भाई लास्ट में एनालाइज करके देखेंगे हमने जो काम किया है उसमें कितने का फायदा है, कितने का नुकसान हो रहा है। तो अकाउंटिंग की जो पूरी व्यवस्था है, ये आप ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग जो पूरी व्यवस्था है ये 12 मंथ में पूरी होती है। ठीक है, 12 मंथ में पूरी होती है। 12 मंथ के बाद हम उसका रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट देखते हैं कि भाई हमें क्या प्रॉफिट हुआ या हमें क्या लॉस हुआ, ये चीज हम लोग मालूम करते हैं। तो अकाउंटिंग की जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन आपको बता दी, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक बेटा, मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट आर एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। फिर से एक बार बता देता हूं आपको। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट और एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। तो ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई। तो मैंने आपको डिस्कस किया बुक कीपिंग, अकाउंटिंग। ठीक है, और अब अकाउंटिंग बेसिकली 5 स्टेप पे पूरी होती है। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा 5 स्टेप क्या है। एक तो रिकॉर्डिंग एक स्टेप हो गया, एक स्टेप हो गया क्लासीफाइंग, एक स्टेप हो गया हमारा समराइजिंग, और एक स्टेप हमारा हो गया कि एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। तो कहने का मतलब एक हमारा हो गया मतलब मॉनेटरी, जिसको ट्रांजेक्शन्स आप कहेंगे। तो बेसिकली 5 स्टेप में अकाउंटिंग पूरी होती है। अब थोड़ा आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। आपको मैं अकाउंटिंग इसी का बेसिक नॉलेज दूंगा। जहां से कोई दिक्कत होगी आप लोग हमसे क्वेश्चन करिएगा इस पर। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे आपको काफ़ी सारे वीडियो मिलेंगे अकाउंटिंग के, आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। अब मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। मैंने कहा अकाउंटिंग 5 स्टेप में पूरी होती है, 5 स्टेप 1 साल में पूरे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में ICAI इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था, उसकी स्थापना कब हुई थी, ICAA की स्थापना कब हुई थी, ICS की स्थापना कब हुई थी, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। और अकाउंटिंग कैसे आई ये भी मैंने बता दिया था आप लोगों को। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के चरण। ठीक बेटा, लेखांकन के चरण कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं बेसिकली, याद रखिएगा। सबसे पहला चरण, सबसे पहला मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। दूसरा रिकॉर्डिंग, अभिलेखन। मॉनेटरी टर्म्स को हम बोलेंगे मौद्रिक घटना और रिकॉर्डिंग को हम कहेंगे अभिलेखन, ठीक है। और तीसरा टर्म है हमारा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, वर्गीकृत करना। चौथा टर्म हमारा है समराइजिंग, संक्षिप्तीकरण करना। और 5वां टर्म हमारा है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक बेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण एवं निर्वचन। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे। मॉनेटरी टर्म्स, मौद्रिक लेन देन। भाई मॉनेटरी टर्म्स का मतलब, इसका मतलब होता है ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन का वैल्यूएशन होता है? तो इसमें बताया आपको मैंने मॉनेटरी, जिसको हम फाइनेंशियल भी कहते हैं। भाई जिसका वैल्यूएशन हम लोग मुद्रा में करते हैं उसी को अकाउंटिंग में शामिल करते हैं। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल बुक बनाते हैं। उस जर्नल बुक में हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो उसको कहते हैं जर्नल एंट्री, रोजनामचा प्रविष्टियाँ। और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है लेजर,
खाता इसको कहते हैं, या उसी को हम बोलते हैं अकाउंट खाता, और उसमें जो लिखने के सिस्टम को हम बोलते हैं पोस्टिंग। क्या कहते हैं? पोस्टिंग। ठीक है, उसको लिखने के जो सिस्टम होता है, भाई लेजर में लिखने के सिस्टम को पोस्टिंग कहते हैं, और जर्नल में लिखने के सिस्टम को कहते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, और अगला हमारा होता है समराइजिंग को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इसको हम बोलते हैं तलपट। तलपट में हम क्या करते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। जैसे दो पार्ट हमारा होता है, एनी ट्रांजेक्शन इज डबल साइड, वन रिसीवर एंड सेकंड गिवर। एक पाने वाला होता है, दूसरा देने वाला होता है। एक को हम डेबिट वाले फॉर्मेट से डिनोट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट वाले। तो डेबिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म DR से डिनोट करते हैं, और क्रेडिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म CR से डिनोट करते हैं। और ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अगर दोनों आपस में बराबर होता है तो ये कहा जाता है कि हमारा जो अकाउंट्स, हमारी जो अकाउंटिंग है, उसमें कोई एरर, कोई मिस्टेक नहीं है, जिसको हम तलपट कहते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा। तलपट को परीक्षा सूची भी कहा जाता है। तलपट के जरिए हम टेस्टिंग ऑफ अकाउंट की चेकिंग करते हैं। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण और निर्वचन, इसमें हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं अंतिम खाता। अंतिम खाता वैसे 5 टाइप्स में होता है, लेकिन बेसिकली इसको 3 टाइप्स मानते हैं अंतिम खाते को। 3 टाइप्स कौन सा होता है? एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक बेटा। दूसरा होता है हमारा, ट्रेडिंग हो गया। दूसरा हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। और तीसरा हम लोगों का होता है बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। तो आप लोग देख रहे होंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक बेटा, तो ट्रेडिंग अकाउंट इसको बोलते हैं व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको कहते हैं लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट इसको कहते हैं आर्थिक चिट्ठा। तो आप देख रहे हैं 5 स्टेप। ये जो पांचों स्टेप हैं, ये पांचों स्टेप ये पूरे होते हैं, पांचों स्टेप 12 मंथ में, 12 मंथ, एक साल में। अब जैसे अकाउंटिंग के जो एक साल होता है, जनरली उसको 2 नाम से जानते हैं। एक हम लोग कहते हैं कैलेंडर ईयर, ठीक है, और एक हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। जो कैलेंडर ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से 31 दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब समझिएगा मेरी बात। जैसे मैंने कहा भाई व्यवसाय में ट्रांजैक्शन होगा, कौन सा ट्रांजैक्शन लिया जाएगा, मॉनेटरी। फिर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, एक नियम के आधार पे कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, एक नियम के आधार पर उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग में जनरल बुक होती है, जो व्यापारी अपना रेगुलर का ट्रांजैक्शन, अपना रेगुलर का लेन देन जिस पुस्तक में लिखता है उसको हम डे बुक कहते हैं, रोजनामचा पुस्तक कहते हैं, है कि नहीं। लिखने के सिस्टम को हम बोलते हैं जर्नल एंट्री, या हिंदी में कहते हैं रोजनामचा प्रविष्टियाँ। ठीक है, जिसमें डेबिट क्रेडिट लिखा जाता है। तो आगे मैं पढ़ाऊंगा कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन, वर्गीकृत का मतलब क्या होता है, लेजर बनाना, या जिसको अकाउंट कहते हैं, उसमें लिखने के सिस्टम को कहते हैं पोस्टिंग, खतौनी करना। जैसे मैंने अकाउंट डेफिनेशन आपको बताई थी, अभी मैंने अकाउंट डेफिनेशन आपको बताया था। लेजर क्या चीज़ होता है, देखो बेटा, जहाँ कोई दिक्कत आएगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, आपको मैं अकाउंटिंग का हर बेसिक नॉलेज दूंगा। लेजर क्या चीज़ है, दी समरी ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज लेजर, इज नोन एज अकाउंट। लेन देनों को संक्षिप्त रूप में जिस पुस्तक में लिखते हैं उसको खाता बही या खाता के नाम से जानते हैं, लेजर या अकाउंट के नाम से। उसमें लिखने के सिस्टम को हम बोलते हैं पोस्टिंग, खतौनी करना। भाई एक ही नेचर की ट्रांजेक्शन, मान लीजिए हमने राम से कई बार ट्रांजेक्शन किया, श्याम से कई बार ट्रांजेक्शन किया, सोहन से कई बार ट्रांजेक्शन किया, है कि नहीं। तो राम का हम राम के खाते में लिखेंगे, श्याम का श्याम के खाते में, सोहन का सोहन के खाते में। मतलब जो एक ही नेचर का ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह लिखा जाएगा। तो लेजर होता है। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तलपट, जिसको बोलते हैं समराइजिंग, संक्षिप्तीकरण करना। भाई ये देखते हैं लास्ट में हमें किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। बैलेंस चेक करते हैं, जहां पर हम डेबिट या क्रेडिट बैलेंस देखते हैं। तो दोनों अगर आपस में बराबर है डेबिट क्रेडिट, तो ये कहा जाता है अकाउंट में कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है, हमारा जो अकाउंट है, हमारा जो हिसाब किताब है वो पूर्ण रूप से सही है। ये मान्यता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, अभी आप लोग केवल जानिएगा। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, लास्ट में एनालाइज करते हैं, विश्लेषण एवं निर्वचन।
लास्ट में एनालाइज करके देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते। लास्ट में देखते हैं भाई हमने जो काम किया है, इस काम पर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है कि नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारा दायित्व कितना है, लायबिलिटीज कितनी है, हमारी संपत्तियां कितना है, भाई हमें किसको कितना देना है, हमें किसको कितना पाना है, या हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं, ये चीज हम देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, भाई हमने कितने का सामान खरीदा, कितना बेचा, जो प्रॉफिट लॉस होगा, टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस, उसको कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। वो कहाँ से निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से। फिर उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लाभ हानि खाते में। अब यहाँ से भाई जैसे होता नहीं, केवल व्यापार खरीदने और बेचने से नहीं चलता। अगर बात करें तो केवल व्यापार खरीदने बेचने से नहीं चलता। अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो जो व्यापार होता है केवल खरीदने बेचने से नहीं चलता बेटा। भाई हम कितने का सामान खरीदे, कितना बेचे, हमारे पास कितना बचा, हमने जो बेचा उस पर हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, ये हम कहाँ से निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से। जहाँ से अगर प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं और लॉस है तो ग्रॉस लॉस। फिर उस प्रॉफिट लॉस पे हम तुरंत रख नहीं लेते। भाई व्यवसाय में और भी सारी चीज़ें हैं, और भी सारी चीज़ों का मतलब है हमने अकाउंटेंट रखा है, हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, डेप्रीशन लगेगा, अकाउंटेंट रखे हैं, सैलरी देंगे, दुकान किराए के लिए किराया देंगे, इलेक्ट्रिसिटी लिए उसका कह सकते हैं चार्ज देंगे, है कि नहीं। 50 तरह के खर्चे होंगे, चपरासी रखे हैं, सैलरी देंगे। तो हमारे जो 50 तरह के खर्चे हैं, 50 तरह की जो इनकम है, उसका ट्रीटमेंट हम कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा, यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा, अगर प्रॉफिट आएगा तो उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। और अगर लॉस आती है तो कहते हैं उसको नेट लॉस। और यहाँ का जो प्रॉफिट लॉस आता है ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट लॉस आता है, अगर प्रॉफिट आता है तो कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, अगर लॉस आता है तो कहते हैं ग्रॉस लॉस, ठीक है। कोई दिक्कत होगी बता दीजिएगा आप लोग। तो अगर प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, लॉस है तो कहते हैं ग्रॉस लॉस। और पीएल अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट, लॉस है तो नेट लॉस। सरकार को हम जो टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, वो हमारी नेट प्रॉफिट टैक्स लगाती है। फिर उस नेट प्रॉफिट नेट लॉस को हम ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड को हम कहते हैं एसेट्स। आगे मैं डिटेल आपको समझाऊंगा, ये पॉइंट है इसलिए बता रहा हूँ। दायित्व और संपत्तियां हमेशा दोनों आपस में बराबर होती हैं। क्यों होती हैं इसके बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगा, अभी केवल आप समझिएगा। भाई अगर प्रॉफिट आया तो कैपिटल में जोड़ देंगे और लॉस आई कैपिटल से घटा देंगे। तो लास्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास दायित्व कितना, हमारी संपत्तियां कितना है। भाई कितना हमें किसको देना है, दैट इज लायबिलिटी, और कितना हमें किससे पाना है, हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं, दैट इज एसेट्स। ये देखते हैं, दोनों आपस में बराबर देखा जाता है। अगर मान लीजिए व्यवसाय में संपत्तियां ज़्यादा हैं, दायित्व कम है, तो हम कहते हैं व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। और मान लीजिए लायबिलिटी उसके ज़्यादा है, उसके एसेट्स कम है, तो हम कहते हैं व्यवसाय की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी पुअर है, दयनीय कंडीशन है उसकी। तो ये हमारे 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होगा, फिर उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, जर्नल बुक में जर्नल एंट्री की जाएगी, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, उसका अकाउंट तैयार करेंगे। फिर हम समराइजिंग, संक्षिप्तीकरण करके उसकी बैलेंसिंग देखेंगे कि भाई हमें किससे कितना पाना है, किससे कितना देना है, या हमारे पास कितना बैलेंस बचा है, जो डेबिट क्रेडिट में निकाला जाएगा। फिर एनालिसिस, उसको लास्ट में एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके उसको एनालाइज करके विश्लेषित करेंगे, उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि एनालिसिस इंटरप्रिटेशन की फाइनल अकाउंट बनाएंगे कि भाई हमें कितने का फायदा, कितने का नुकसान हुआ, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो ये 5 स्टेप याद रखेगा, ये जो 5 स्टेप हैं ये कितने दिन में पूरा होते हैं, 12 महीने, मतलब 1 ईयर, 1 साल में। अब 1 साल ये व्यापारी के ऊपर डिपेंड करता है कि व्यापारी कैलेंडर ईयर चला रहा है जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर चलता है, कि व्यापारी फाइनेंशियल ईयर चला रहा है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। अब व्यापारी अपना अकाउंट किसी भी ईयर पे रखे, जैसे होता नहीं, कुछ व्यापारी होते हैं पुराने दौर वाले, दिवाली से दिवाली अपना अकाउंट रखते हैं, दशहरा से दशहरा रखते हैं, है कि नहीं, ईद से ईद रखते हैं, कुछ लोग इस तरह से होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, सरकार इसको नहीं मानती। सरकार ने अब नया जो नियम लागू कर दिया, सरकार ने कह दिया फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष जो कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो व्यापारी को अपना जो हिसाब किताब, अपनी जो अकाउंटिंग रखनी होती है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट करता है, 31 मार्च को क्लोज करता है, और लास्ट में देखता है उसको कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस हुआ, उसकी आर्थिक स्थिति कितनी है, ये चीज चेक करता है।
तो मैंने बताया आपको 5 स्टेप में अकाउंटिंग पूरी होती है, जो 1 साल में पूरा होता है। आप कैलेंडर ईयर चाहे रखें चाहे फाइनेंशियल ईयर, लेकिन वर्तमान में गवर्नमेंट किसको अलाउ करती है कि जो कैलेंडर आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, यही फाइनेंशियल ईयर को जो गवर्नमेंट हमारी अलाउ करती है, इसी पे हमें काम करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग, इसकी स्टेप ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ गई होगी सबको। अब मैं बात करने वाला हूं बेटा अकाउंटेंसी के बारे में कि अकाउंटेंसी किसको कहते हैं। आप लोगों को कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं आपको हर बेसिक अकाउंटिंग को जितनी प्रॉब्लम है सबको ख़त्म कर दूंगा, और मैं आपको हर नया नया लेक्चर नया नया वीडियो दूंगा जिससे आपकी हर बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के बारे में। अब बात करने वाले बेटा अकाउंटेंसी के बारे में कि अकाउंटेंसी क्या चीज होती है। अकाउंटेंसी जिसको हम लोग कहते हैं लेखा शास्त्र। ठीक है, अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र, ये क्या चीज होती है अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र? तो लेखा शास्त्र का मतलब होता है कि जिसमें हम पुस्तपालन, बुक कीपिंग, अकाउंट, खाता, अकाउंटिंग, लेखा, जिसमें पूरी स्टडी करते हैं। पूरे पैकेज का नाम क्या है? अकाउंटेंसी है। कहने का मतलब आप कह सकते हो बुक कीपिंग, ठीक बेटा, अकाउंट एंड अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, बुक कीपिंग, अकाउंट एंड अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। भाई समझ रहे होंगे आप लोग, बुक कीपिंग, अकाउंट एंड अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। पुस्तपालन, खाता और लेखांकन किसके पार्ट होते हैं? लेखा शास्त्र के होते हैं। ठीक है, दूसरा आप कह सकते हो दूसरे बेस में इसको, ये तो फर्स्ट बेस हो गया। दूसरे बेस में हम कह सकते हैं, दूसरे बेस में कह सकते हैं अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर बॉडी। अकाउंटेंसी रेफर्स टू द entire body, ENTIRE. Accountancy refers to the entire body of the theories and practices of accounting and practices of accounting। ठीक है, अकाउंटेंसी ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अकाउंटेंसी रेफर्स टू दी इंटायर बॉडी ऑफ द थियरीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, या अब इसको अगर हम तीसरे बेस में इसकी डेफिनेशन देखें तो आप कह सकते हो सिस्टमेटिक्स एंड साइंटिफिक knowledge of bookkeeping, account and
एंड अकाउंटिंग इज known as accountancy। ठीक है, सिस्टमेटिक्स एंड साइंटिफिक नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंट एंड अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। कहने का मतलब वो पूरा पैकेज, पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था जिसमें हम बुक कीपिंग की, अकाउंटिंग की, अकाउंट की स्टडी करते हैं, मतलब सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंट एंड अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। तो आप लोग मीनिंग समझ में आ गई होगी सबको। अकाउंटेंसी क्या है? पूरा एक पैकेज है, पूरा एक सिस्टम है जिसमें हम बुक कीपिंग की, अकाउंटिंग की स्टडी करते हैं। मतलब बुक कीपिंग, अकाउंट एंड अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक बेटा, तो लेखा शास्त्र सबके समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करने वाला हूं, थोड़ा और आपको क्लियर कर दूं इस पे। हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने डेबिट क्रेडिट के बारे में लिखा था, तो मैं आगे आपको जब पढ़ाऊंगा डेबिट क्रेडिट तब आप समझिएगा। केवल इतना जानते रहिए कि डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म DR से डिनोट करते हैं, अब क्रेडिट को हम शॉर्ट फॉर्म CR से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एनी ट्रांजेक्शन डबल साइड, वन रिसीवर एंड सेकेंड गिवर, एक पाने वाला होता है, दूसरा देने वाला। एक को हम डेबिट से डिनोट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट से। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म DR लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म CR लिखते हैं। तो आगे मैं डेबिट क्रेडिट के साथ डिस्कस करूंगा। केवल इतना जानिए भी कि दो पक्ष होता है किसी लेन देन का, एनी ट्रांजेक्शन डबल साइड, वन रिसीवर एंड सेकंड गिवर, एक को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट करते हैं। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म DR डिनोट करते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म CR। अब मैं थोड़ा आगे आपको डिस्कस कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, या अकाउंटिंग लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग की लेखा शास्त्र अथवा लेखांकन के उद्देश्य। ठीक बेटा, लेखा शास्त्र अथवा लेखांकन के उद्देश्य। ये अब देखिए, पहला उद्देश्य, सबसे पहला, कंप्लीमेंट ऑफ मेमोरी। कंप्लीमेंट ऑफ मेमोरी। हाँ, एक चीज़ और बता दें, थोड़ा राइटिंग बड़ी माशाअल्लाह है बेटा, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग इसलिए हमारा वीडियो लेक्चर जरूर सुनिएगा, तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा। कंप्लीमेंट ऑफ मेमोरी, स्मरण शक्ति का पूरक। जैसे देखिए, इंसान की जो याददाश्त है, जैसे मान लीजिए मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ, किसी को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, किसी को थोड़ा समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? कोई इधर सुन रहा होगा, उधर जा रहा होगा, किसी के ऊपर चला जा रहा होगा। कोई पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर आदमी की थिंकिंग, हर आदमी की सोच एक जैसी नहीं होती। अगर हर आदमी की सोच एक जैसी होती तो शायद आज इसका आविष्कार ना हुआ होता। तो इसका मतलब अगर हर चीज़ अगर हम याद रखते तो शायद आज कॉपी पेन का आविष्कार ना हुआ होता। इसका मतलब इंसान हर चीज़ याद नहीं रख सकता। इसलिए कंप्लीमेंट ऑफ मेमोरी, स्मरण शक्ति का पूरक, ये क्या है कि भाई हम भविष्य के लिए कहीं लिख के रख लेते हैं, ये हमारे स्मरण शक्ति में काम करता है, कहीं हमें ज़रूरत है उसके लिए हम शो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, पहला उद्देश्य हो गया, उद्देश्य मतलब एडवांटेज कह सकते हो, हमारे लिए क्या बेनिफिट है। आज देखें, आज के दौर में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे अकाउंटेंसी का काम नहीं होता है। अकाउंटेंसी का काम आज के हर सेक्टर में हो रहा है। अब दूसरा जैसे हम लोग देखते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ मेमोरी हो गया। सेकंड जैसे देखते हैं, सेकंड में जैसे हम बात करते हैं प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, न्यायालय में साक्ष्य, न्यायालय में प्रमाण। से देखिए भाई, न्यायालय हमारा कानून, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हर कोर्ट हमसे क्या मांगता है? एविडेंस मांगता है, साक्ष्य मांगता है। आप लोग मूवी सीरियल देखते होंगे, लोग मर्डर कर देते हैं लेकिन बरी हो जाते हैं। इसलिए बरी हो जाते हैं क्योंकि उनके पक्ष में कोई का सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो बरी हो जाते हैं। तो हमारा और आप देखते होंगे, लोग गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, कहते हैं गीता पे हाथ रख के कसम खा रहे हैं, कुरान पे हाथ रख के कसम खा रहे हैं, सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, लोग कहते हैं कि नहीं। और जज साहब ऑर्डर कर देते हैं, दफ़ा 302 ताजराते हिंद, इनको फांसी दी जाए, है कि नहीं, इनको सज़ा दी जाए। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं, क्योंकि हमारा कानून भी एक प्रूफ की बात करता है।
देखिए 100 साल 200 साल पहले की अगर बात करें तो पहले लोग झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन आज लोग हर स्टेप पे झूठ बोलते हैं, भगवान के नाम पे भी वो झूठ बोलते हैं। तो कहने में 50 तरह की समस्याएं हैं। तो इसीलिए कोर्ट कहता है प्रूफ इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। तो जो हमारा अकाउंट, हमारा जो हिसाब किताब है वो कोर्ट में प्रूफ के लिए काम करता है। ठीक बेटा, तो प्रूफ इन दी कोर्ट ऑफ लॉ न्यायालय में हम साक्ष्य के लिए रख सकते हैं। भाई कल को मान लीजिए हमारी व्यापार में आग लग गई है कि नहीं, या हमारे अकाउंट जल गए, तो दूसरे के पास होगा, वहाँ से हम ले सकते हैं, है कि नहीं। तो प्रूफ इन दी कोर्ट ऑफ लॉ, न्यायालय में इसको हम साक्ष्य के रूप में दे सकते हैं। तीसरा हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। ठीक है, व्यवसाय के लाभ तथा हानि का निर्धारण। भाई अगर हम कोई व्यवसाय चलाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, व्यवसाय में फायदा भी होता है, व्यवसाय में नुकसान भी होता है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे लाभ हानि निकाला जाएगा, इसके लिए हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, ये हमारे लिए फायदा होता है। चौथा, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। भाई दूसरा क्या करते हैं, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का निर्धारण। भाई व्यवसाय या व्यवसायी वो अपनी आर्थिक स्थिति देखता है कि उसके ऊपर कर्जा कितना है, उसके पास संपत्तियां कितना है, कितना देना है, कितना पाना है। तो उसके लिए क्या बनाता है, वो फाइनेंशियल पोजीशन की बात करता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब वो व्यापार में तैयार करता है क्या, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से ही अपनी आर्थिक स्थिति मालूम करता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कि संपत्तियां ज़्यादा हैं कि दायित्व ज़्यादा हैं। दायित्व ज़्यादा है तो कर्जदार है, वो दिवालिया है, उसके ऊपर कर्जा ज़्यादा है। संपत्तियां ज़्यादा हैं तो हम कहते हैं उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। ठीक बेटा, समझ रहे होंगे आप लोग। तो इससे हम फाइनेंशियल पोजीशन के मालूम कर लेते हैं आसानी से अकाउंटिंग से। अब पांचों जैसे हम बात करें, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कर दायित्व का निर्धारण। ध्यान दीजिएगा, टैक्स कर दायित्व का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो बेसिकली जो टैक्स है, टैक्स लगाती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। अगर हम बात करें, टैक्स दो तरह का होता है, एक तो डायरेक्ट होता है, ठीक है, दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट। भाई समझ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। समझ रहे होंगे आप लोग। तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स को कहते हैं जीएसटी। तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, इनडायरेक्ट में जीएसटी आता है। तो देखिए टैक्स जो लगाता है, अगर बात करें टैक्स, जो मेन पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल अपना पावर स्टेट को दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर लोकल गवर्नमेंट को दे सकता है, लेकिन जो मेन पावर होता है किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास। तो कैसे टैक्स लगाना है, कैसे उसका कैलकुलेशन करना है, अगर हमने अपना हिसाब किताब रखा है, अपनी अकाउंटिंग रखी है, तो हमें आसानी से मालूम हो सकता है। वैसे भी आप जानिएगा कि टैक्स गवर्नमेंट की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। सरकार की इनकम का साधन टैक्स है, चाहे वह डायरेक्ट रूप में ले रहे है, चाहे वह इनडायरेक्ट रूप में ले रही है। और सरकार का लगभग इससे 4 व्यवस्थाएं चलती हैं, फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा, फ्री हेल्थ, निःशुल्क स्वास्थ्य, है कि नहीं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, आप कह सकते हैं कि फ्री सेफ्टी, हमारे जो कह सकते हैं कि सुरक्षा है, निःशुल्क सुरक्षा, जैसे पुलिस प्रशासन है, आर्मी है, ये सब सुरक्षा है। या आप कह सकते हो कि अदर डेवलपमेंट, रोड है कि नहीं, डैम है आपका, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब जितने विकास के काम हैं सब टैक्स के पैसे चलते हैं। अगर बात किया जाए, गवर्नमेंट का लगभग
60%, 50% डिपार्टमेंट इससे चलता है, टैक्स के पैसे से। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, है कि नहीं, फ्री सेफ्टी एंड अदर डेवलपमेंट। तो टैक्स कैसे लगाया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अकाउंटिंग से चीज़ काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ गए होंगे। आज मैंने आपको अकाउंटिंग के बेसिक नॉलेज बता दिया, कि अकाउंटिंग की इसकी हिस्ट्री बता दी, कि अकाउंटिंग का आविष्कार कैसे होता है, कि बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को ख़त्म करती है मनी हिसाब की समस्या को जन्म देती है, उसको ख़त्म करता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी कब आती है, 1494 में। कौन इसका आविष्कार करते हैं, लुकास पेसियोली, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ अकाउंटेंसी या फादर ऑफ डब्ल्यूएनटी सिस्टम, है कि नहीं। और ये सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया, मैंने बता दिया बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, अकाउंटेंसी किसको कहते हैं, है कि नहीं। अब आप लोग कभी मत कहिएगा अकाउंट पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ने, एक सिस्टम पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। और क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। तो आज के लिए इतना। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब दूंगा तो आप वीडियो को धीरे धीरे देखते जाइएगा, आपको हर अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज मिलेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करिए, जिससे मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो दूं, अच्छे अच्छे लेक्चर दूं, जिससे आपकी हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। कॉमर्स से संबंधित जितनी प्रॉब्लम होगी हर प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। जिनको अकाउंटेंसी नहीं आती होगी उनको भी आने लगेगा अगर वो रेगुलर क्लास लेना स्टार्ट कर दें। तो आज के लिए इतना बेटा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।